हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था कि मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ था। जो मगध प्रदेश है उसमें कौन कौन से राजा आए, कौन कौन से वंश आए, किस तरह से उन्होंने मगध पे राज किया। और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि भारत में कैसे पहली बार जो विदेशी आक्रमण देखने को मिला। यह प्राचीन इतिहास में पहली बार हुआ जब किसी विदेशी राजा ने, किसी विदेश की शख्सियत ने भारत पे आक्रमण करने की सोची। इसमें हम देखेंगे कि वो कौन कौन से राजा या कौन कौन से वो शख्स थे जिन्होंने भारत पे आक्रमण किया। तो सबसे पहले इसको इस तरह शुरुआत करते हैं। अगर हम भारत के ज्योग्राफिकल भौगोलिक विस्तार के बारे में बात करें तो जो नीचे का जो हिस्सा है भारत का, जिसे हम दक्षिणी हिस्सा कहते हैं, वो पानी और समुद्र से घिरा हुआ है। तो पहले के ज़माना में जो प्राचीन इतिहास था, उस वक्त प्राचीन काल में इतनी महत्वपूर्ण जो नेवी होती थी या जो समुद्री जो मार्ग था, किसी भी राजा के पास इतनी शक्तिशाली सेना और नेवी की क्षमता नहीं होती थी ताकि वो पानी को लांघ करके और भारत पे आक्रमण कर सके। और अगर हम बात करते हैं पूर्वी और उत्तरी हिस्से में, तो वो नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है भारत। और वहाँ पे क्या है कि पहाड़ी क्षेत्र आती है, हिमालयन रेंज और अलग अलग पहाड़ की श्रेणियाँ वहाँ देखने को मिलती है। तो ये भी किसी राजा के लिए संभव नहीं था कि पहाड़ को लांघ करके भारत पे आक्रमण करे। तो जो भारत का जो सबसे कमज़ोर हिस्सा पड़ा था वो पड़ रहा था हमारा उत्तर पश्चिमी हिस्सा पड़ रहा था। उत्तर पश्चिमी हिस्से का सबसे जो बात थी कि वो ज़मीनी हिस्सा था। और वहाँ पे प्राचीन इतिहास में वहाँ पे प्रांत को लेकर के राजाओं में क्या थी कि लड़ाइयाँ अक्सर होती रहती थी। यही एक कारण था कि जो भी विदेशी आक्रमण हुए मतलब भारत में, वो सारे के सारे पश्चिम उत्तर ही भाग से ही विदेश में जो भारत में आक्रमण हुए थे। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब मगध प्रगति कर रहा था, हर्यंग वंश की स्थापना हो चुकी थी, बिंबिसार उस टाइम के राजा थे। तब विदेशी शख्सियत ने को मगध और बिहार और साथ ही साथ भारत पे एक नज़र पड़ी कि आखिर ये कम समय में इतनी ज़्यादा तरक्की कैसे हो रही है। जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ यहाँ पे है इस देश में, इस भारत में, जिससे लड़ाई करके जीत करके कुछ ना कुछ चीज़ें उपलब्धि हासिल की जा सकती हैं। कारण क्या हुआ कि भारत में पहली बार विदेशी आक्रमण देखने को मिला। तो सबसे प्रथम अगर बात करें तो भारत में जो विदेशी आक्रमण जो देखने को मिला वो था ईरानियों का। सबसे पहला ईरानियों ने आक्रमण किया, फिर इसके बाद दूसरों ने किया, वो थे यूनानी। यूनानियों ने दूसरे विदेशी बने जिन्होंने आक्रमण किया था। इसकी कहानी की शुरुआत तब होती है जब एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था साइरस द्वितीय। यह ईरान का शासक हुआ करता था। और कौन से शासनकाल में शासक हुआ करता था? तो यह हुआ करता था 558 बीसी से 529 बीसी के काल में यह यूनान का साइरस सेकंड यहाँ का शासक हुआ करता था। उस वक्त इसकी नज़र क्या थी? हमारे भारत पे पड़ी। अब एक और चीज़ें देखने को आती हैं कि जब ये आया तो इसने क्या किया, भारत पे आक्रमण किया। भारत के जो पश्चिमी उत्तर का जो पश्चिमी और उत्तर का जो हिस्सा था वहाँ से इसने आक्रमण किया, पर उस वक्त इसे सफलता नहीं मिली थी। तो सबसे पहला जो हमने देखा है कि वो प्रथम जो समझते हैं प्रथम शासक कौन था, विदेशी शासक जिसने भारत पे हमला किया था, वो था साइरस द्वितीय। इसने भारत पर आक्रमण तो किया पर इसे सफलता नहीं मिली। फिर इसके बेटे का बेटा हुआ जिसे पोता बोलते हैं, इसका नाम हुआ, उसका नाम क्या हुआ? डेरियस। डेरियस प्रथम। इसको इतिहास में कहीं कहीं
दरिया बाहु के नाम से जानते हैं। दरिया बाहु के नाम से डेरियस प्रथम को इतिहास में जानते हैं। इसने क्या किया, इसने भारत पर आक्रमण कब किया, 518 बीसी में इसने क्या किया कि भारत पे आक्रमण किया। भारत के जो इसने आक्रमण किया वो पश्चिमी उत्तर का हिस्सा था। उत्तर के हिस्से से इसने भारत पे आक्रमण किया और वह उसने लड़ाई लड़ी और वो जीता। तो जो जिस प्रांत को इसने जीता था उस प्रांत को क्या था, वह था पंजाब और सिंध। पंजाब और सिंध के प्रांत को इसने जीत लिया। क्या किया कि जब ये जीता तो इसने इस पंजाब और सिंध के प्रांत को ईरान का 20वां प्रांत घोषित किया। ठीक है, जिसे इतिहास में कहीं कहीं क्षत्रियपा के नाम से जाना जाता है। इस 20वें प्रांत को क्षत्रियपा के नाम से जाना गया। ईरान में टोटल अगर पूरे प्रांतों की बात करें तो ईरानियों ने टोटल 28 प्रांत, कितने 28 प्रांत को स्थापित किया हुआ था, जिसमें से 20वां प्रांत इनका पंजाब और सिंध का भारत का प्रांत हुआ। जब यह पंजाब और सिंध का जो हिस्सा है भारत में, यह काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ भूमि यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे कृषि से जो उत्पादन होते हैं, जो खेती से जो आमदनी होती है, जो फसल की आमदनी होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। इतनी ज़्यादा होती है कि यहाँ की उपज से न कि सिर्फ वहाँ के लोगों का पेट भरता है, बल्कि ये अलग अलग देशों में व्यापार के तौर पे भी बोलते हैं। ऐसा बोलते हैं कि इनकी आर्थिक जो पावर थी, जो आर्थिक जो इनकी क्षमता थी, ये सिर्फ और सिर्फ इनके उपजाऊ ज़मीन ही हुआ करती थी। तो ये टोटल 28 प्रांत थे ईरानियन साम्राज्य के, और इसमें से जो 20वां प्रांत बना भारत में, पहला 20वां प्रांत जो इन्होंने स्थापित किया पंजाब और सिंध क्षेत्र में, यहाँ से सबसे ज़्यादा इनको उपजाऊ ज़मीन देखने को मिली। कारण क्या हुआ कि जो ईरानियन थे इन्होंने क्या किया कि इस प्रांत पे, पंजाब और सिंध प्रांत पे कुछ राजस्व की लगा दिया कि आपको इतने राजस्व देने हैं। तो वो कितने राजस्व इनको देते थे, 360 टैलेंट स्वर्ण, 300 टैलेंट स्वर्ण को इनको राजस्व के तौर पे इस 20वें प्रांत से ये लेते थे। कारण एक ये भी हुआ कि इससे जो ईरानी हैं और भारत, इन दोनों में एक व्यापारिक समझौता या व्यापारिक एक विकास देखने को यहाँ पे हमें मिलता है। ये पूरी जो मैंने बात बताई, ठीक है, ये सब हो गया। और ये जो डेरियस दरिया बाहु था ना, ये क्या था, साइरस सेकंड का क्या निकला, ये पोता निकला। और जो साइरस सेकंड था वो कौन से वंश से आता था, कौन से वंश से संबंध रखता था, तो उस वंश का नाम था हखमनी वंश। तो मान लिया जाए कि अगर ये सवाल पूछा जाता है कि वो कौन सा विदेशी वंश था जिसने सर्वप्रथम भारत पे आक्रमण किया था, तो वो हखमनी वंश था, जिसका राजा था साइरस सेकंड, जिसने भारत पे पहली बार आक्रमण किया। पर वो ये जो आक्रमण किया था, इसने क्या रहा था, ये असफल रहा था। और पहला सफल राजा कौन था जिसने भारत पे लड़ाई आक्रमण किया और वो जीता था, तो वो था डेरियस प्रथम, जिसे इतिहास में दरिया बाहु के नाम से जानते हैं। इसने पश्चिमी उत्तर हिस्से में आक्रमण किया और पंजाब और सिंध क्षेत्र को जीता, और इस क्षेत्र को इसने अपना 20वां प्रांत घोषित किया, जिसे क्षत्रियपा या फिर क्षत्रापी के नाम से जानते हैं। और चूंकि यह जो भूमि थी, ये जो एरिया था, यहाँ पे काफ़ी उपजाऊ जमीन देखने को मिली, इसलिए इसने क्या किया, राजस्व के तौर पे ईरानियों ने 360 टैलेंट स्वर्ण यहाँ से राजस्व के तौर पर इस 20वें सिंध से लेते थे। और ईरानियों का टोटल अगर बात करें प्रांत की, तो इन्होंने टोटल 28 प्रांत हमें देखने को मिले हैं। जो सबसे आखिरी जो बोलते हैं शासक बना, उसका नाम था
जर्जिस। जर्जिस जो था इस डेरियस का बेटा था। ठीक है, जर्जिस जो निकला, जो आखिरी शासक ये ईरानी शासक बना। ईरान को क्या एक और भी हम जानते हैं, कभी कभी ईरान भी करते हैं, कभी कभी हम पर्सिया, इंग्लिश में इसे बोलते हैं पर्सिया, ईरान और पर्सिया के नाम से जानते हैं। तो जो आखिरी जो शासक बना ईरानी भारत पे, उसका नाम था जर्जिस, जो कि इस डेरियस का बेटा था। इसने अपने साम्राज्य को भारत से आगे नहीं ले जा पाया। कारण क्या था कि इसी के शासनकाल में जो दूसरा विदेशी था, जिसको हम अलेक्जेंडर और सिकंदर के नाम से जानते हैं, उसने 300, इस ईरानी ने कब किया, 326 बीसी में भारत पे आक्रमण कर दिया। और इस जर्जिस का पूरा समय इससे लड़ते लड़ते ही निकल गया और फाइनली आखिर तर्क में देखा गया कि जर्जिस हार गया। और फिर अलेक्जेंडर ने, यूनानी शासक जो था, उसने लड़ाई तो लड़ी, जीता भी, पर आगे देखेंगे कि इसमें क्या हुआ और क्या क्या घटनाएं घटी, इसको देखेंगे। ये सारी घटनाएं होने के बाद कुछ प्रभाव भी पड़े। ये जब सारी घटनाएं जब हो गई तो इस ईरानी और ईरानी जो हमले हुए और जो इसको ये देखने को मिली, इससे भारत पे कुछ प्रभाव पड़ा। वो देखते हैं कि वो क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो इस ईरानी आक्रमण से देखते हैं क्या प्रभाव पड़ा। पहला प्रभाव पड़ा आर्थिक व्यापार का। चूंकि जिस क्षेत्र को इन्होंने कब्जा किया था वो पंजाब और सिंध प्रथम क्षेत्र का हिस्सा था, पश्चिमी उत्तर का हिस्सा था, जिस पर इन्होंने कब्जा किया था। उपजाऊ जमीन थी तो वहाँ से राजस्व काफ़ी ज़्यादा था। जैसे मैंने बताया 360 जो टैलेंट स्वर्ण थे वहाँ से ये लेते थे। तो एक आर्थिक व्यापार की वृद्धि हुई, किसके बीच में, भारत और ईरानियों के बीच में। यह जो भारत और ईरानियों का संबंध था यह लगभग 200 वर्ष तक चला। फिर दूसरा देखने को मिलता है हमें कि दूसरा क्या प्रभाव पड़ा। दूसरा प्रभाव पड़ा कि एक ईरान में एक लिपि हुआ करती थी जिसका नाम था अरमाइक लिपि। अरमाइक लिपि ये क्या थी, एक ईरानी लिपि थी। इससे प्रभावित होकर के भारत में एक नई लिपि का जन्म हुआ। उस लिपि को क्या कहते हैं, खरोस्ती। लिपि का जन्म हुआ जो कि ईरानियों के एक लिपि इसे कहा जाता है। इसका सबसे, इस लिपि की विशेषता क्या थी कि इसको लिखा कैसे जाता था, इसे दाहिने से बाएं साइड में लिखा जाता था, मतलब दाहिने से लेकर के इधर लिखता था। अभी हम क्या लिखते हैं, बाएं से दाएं साइड में लिखते हैं, पर इस खरोस्ती लिपि को दाहिने से बाएं साइड में लिखने को देखा जाता था। इस खरोस्ती लिपि का सबसे जो अहम जो उदाहरण देखने को मिलता है, जब मौर्य वंश के सम्राट हुए अशोक, उन्होंने कई सारे शिलालेख का निर्माण कराया था, कई सारे स्तंभ बनवाए थे। तो इस खरोस्ती लिपि को उनके शिलालेख में देखने को मिलता है। क्योंकि क्या था कि ईरानियों से पहले जो भारत में जो लिपि चलती थी उसे ब्राह्मणी लिपि के जानते थे। ब्राह्मणी लिपि हम बाएं से दाहिनी साइड में लिखते हैं। तो क्या हुआ कि जब एक नई लिपि का जब जन्म हुआ, खरोस्ती लिपि के नाम से जिसे हम जानते हैं, इस खरोस्ती लिपि, ब्राह्मणी लिपि और अरमाइक लिपि, इन तीनों लिपियों को जो अशोक के जो शिलालेख हैं उनमें देखने को मिलते हैं। उनमें जो सर्वप्रथम जो सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण है उसमें है सारनाथ का जो उन्होंने स्तंभ बनवाया था, जिससे राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पे इसे देखा जाता है। तो इससे क्या, इसका प्रभाव क्या क्या पड़ा, आर्थिक व्यापार में प्रभाव पड़ा, एक नई लिपि का जन्म हुआ। साथ ही साथ इससे क्या हुआ कि अशोक के जो शिलालेख, जो चीज़ें उन्होंने डेवलप करी, जो विकसित करी, जो शिलालेख और जो स्तंभ करे, उन पे इस लिपि को देखने को मिलता है। तो यही कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो ईरानी आक्रमण से हमें जानने की ज़रूरत थी, जो हमने पूरा देखा। हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे कि यूनानी जो आक्रमण हुआ था, तो यूनानी आक्रमण में कौन से शासक रहे, क्या क्या रहा,
हाँ, एक और चीज़ इसमें जानने वाली ये रह गई कि जितने भी ये ईरानी थे, इनका जो लास्ट जो शासक था जर्जिस, इसने क्या किया था कि जब लड़ाई हुई थी ना, जब इसके शासनकाल में यूनानियों ने क्या किया कि भारत पे आक्रमण किया। उस वक्त ये ईरानी शासन कर रहे थे। तो जो जर्जिस था उसने सेना के तौर पर अपने आदमियों को न लगा करके भारत के लोगों को ही सेना के में शामिल करता था और उनसे ही वो लड़ाइयाँ लड़वाता था। इससे क्या हुआ था कि भारत को मानव की जो क्षति थी, लड़ाई में जो क्षति थी, उससे न ईरानियों को कम बल्कि भारत को इस क्षति का सामना ज़्यादा करना पड़ा। और ये व्यापारिक जो संबंध चले जो 200 सालों तक, यही एक मुख्य कारण बना कि जो यूनानी थे इसे देख करके आकर्षित हुए और उनके मन में एक लालच आया कि क्यों ना भारत पे आक्रमण किया जाए और उसे जीत हासिल करके एक नया मुकाम बनाया जाए। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे, इसके पार्ट 2 वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ उसमें देखेंगे यूनानी शासक सिकंदर उसने किस तरह से भारत पर आक्रमण किया, क्या क्या घटनाएं घटी और क्यों सिकंदर को वापस जाना पड़ा। इस सब सारी घटनाओं को हम पार्ट 2 में देखेंगे। ये जितने भी वीडियोस हैं इन सब को आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे रखा है, वहाँ पे आप इसे ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल पे डेली हम न्यूज़पेपर अपलोड करते हैं, साथ ही साथ उसमें हम हमेशा कुछ ना कुछ जनरल नॉलेज के क्विज़, हिस्ट्री से रिलेटेड हो गए, इंग्लिश रिलेटेड हो गए, या जितने भी टॉपिक्स हो गए हिस्ट्री रिलेटेड हो गए, उनसे हम सारे क्विज़ उस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। साथ ही साथ हम इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव हैं और वहाँ पे भी हम अपने वीडियो लेक्चर्स के जो है कुछ नोट्स हो गए, जो हैंड रिटेन नोट्स होते हैं, या फिर कुछ क्विज़ होते हैं, या कुछ जो डेली साइंस फैक्ट्स होते हैं, उसको हम वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। वहाँ से आप देख करके और उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक बी सेफ एंड बी हैप्पी।